जैसा कि पिछले वीडियो के अंदर हमने हृदय की संरचना एवं कार्यप्रणाली के बारे में अध्ययन किया, तो आज हम अध्ययन करेंगे पेसमेकर के बारे में और हृदय के से जुड़ी हुई विभिन्न रुधिर वाहिनिकाओं के विषय में। तो सबसे पहले हमारा जो आज का पॉइंट है वो हम लिख देते हैं, वो है पेसमेकर। पेसमेकर हृदय के ठीक ऊपरी भाग में पाई जाने वाली एक ऐसी संरचना होती है जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने का प्रयास करती है। यानी पेसमेकर के प्रभाव से हृदय की जो धड़कन है वह अधिक हो जाती है या कम भी हो जाती है। इसका जो संबंध होता है हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से होता है। पेसमेकर का जो संबंध होता है ना, वो हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से इसका संबंध होता है तथा यह हमारे हृदय की धड़कन को, इसका जो प्रमुख कार्य हम लिखेंगे वो यह है, यह हमारे हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने का कार्य करती है। इसके बाद में आता है कि हृदय से जुड़ी हुई कौन कौन सी वाहिकाएं जो रक्त के परिसंचरण में सहायता प्रदान करती है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं। रुधिर वाहिकाएं, रुधिर वाहिकाओं को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले आता है धमनियां। धमनियां ऐसी वाहिकाएं होती है जिनकी आंतरिक भित्ति मोटी एवं लचीली होती है। इनकी जो आंतरिक भित्ति होती है वह मोटी व लचीली होती है। मोटी एवं लचीली होती है क्योंकि धमनी में उच्च दाब युक्त रुधिर प्रवाहित होता है। उच्च दाब युक्त रुधिर प्रवाहित होता है, इसलिए इसकी आंतरिक भित्ति मोटी होती है तथा इसमें सदैव शुद्ध रुधिर का प्रवाह होता है। इसमें सदैव शुद्ध रुधिर को प्रवाहित किया जाता है। इसके बाद में हम अध्ययन करेंगे शिराओं के बारे में। अब दोनों में क्या डिफरेंस है उसका भी साथ अध्ययन कर लेंगे। शिराओं की आंतरिक कोशिका भित्ति पतली होती है या इनकी जो परत होती है वो पतली होती है, लचीली एवं पतली भित्ति युक्त नलिका है तथा इसमें सदैव अशुद्ध रुधिर का प्रवाह होता है। इसमें सदैव अशुद्ध रुधिर का प्रवाह होता है। तथा इसके द्वारा एकत्रित किया गया जो रुधिर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा होती है, जिसे महाशिरा तक पहुंचा दिया जाता है। महाशिरा से इसे हृदय एवं हृदय से होते हुए इसे फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है। तो इस प्रकार से धमनियों और शिराओं के विषय में हमने अध्ययन किया। शिराएं तथा धमनियां आपस में जुड़ती है और जिस स्थान पर ये जुड़ती है उस स्थान पर केश नलिकाओं का निर्माण होता है। केश नलिकाओं का निर्माण होता है और ये जो केश नलिका होती है
हमारे शरीर के सभी अंगों, ऊतकों और कोशिकाओं तक रुधिर को पहुंचाने का कार्य करती है। ये हमारे शरीर के सभी अंगों, ऊतकों एवं कोशिकाओं तक रुधिर को पहुंचाने में सहायता प्रदान करती है। ठीक है, अब इसके बाद में हम अध्ययन करेंगे लसिका तंत्र के बारे में। लसिका तंत्र में मुख्य रूप से लसिका वाहिका एवं लसिका तंतुओं को सम्मिलित कर सकते हैं। इसमें लसिका वाहिका एवं लसिका द्रव और लसिका तंतु को शामिल किया जा सकता है। अब ये क्या कार्य करती है? हमारे शरीर के सभी अंगों तथा ऊतकों तक पोषक पदार्थों एवं गैसीय पदार्थों का परिवहन करती है। इसका जो प्रमुख कार्य की चर्चा करें, शरीर के सभी अंगों तथा ऊतकों तक पोषक पदार्थों एवं गैसीय पदार्थों का परिवहन करती है। इसमें जो लसिका द्रव होता है, इसमें लसिका तंत्र के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण घटक होता है, वो होता है लसिका द्रव। लसिका द्रव परिवहन में सहायता प्रदान करता है। इस द्रव की क्या विशेषता होती है वो देख लेते हैं। लसिका द्रव रंगहीन, तरल हीमोग्लोबिन से मुक्त, यानी हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, हीमोग्लोबिन से मुक्त होता है और यही वह द्रव होता है जिसके माध्यम से हमारे शरीर के सभी अंगों और ऊतकों तक पोषक पदार्थों एवं कुछ गैसीय पदार्थों को लाना एवं ले जाने का कार्य किया जाता है। लसिका द्रव के बाद में अब हमारे पास में जो अगला ऑप्शन आता है जिसका हम अध्ययन करने वाले हैं वो है आपके उत्सर्जन तंत्र। अब हम अध्ययन करेंगे उत्सर्जन तंत्र के बारे में। होता है हमारे शरीर के अंदर बनने वाले विभिन्न प्रकार के नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन तंत्र का प्रमुख कार्य माना जाता है। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा रक्त के समूह के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। रक्त के समूह के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। रक्त समूह, हमने देखा कि मनुष्य के शरीर में जो लाल उदर कणिकाएं पाई जाती हैं उनमें दो प्रकार के प्रतिजन होते हैं। पहला होता है प्रतिजन ए व दूसरा होता है इसमें प्रतिजन बी। प्रतिजन ए तथा प्रतिजन बी की उपस्थिति के आधार पर जो रक्त होता है उसे 4 ग्रुप में बांटा जा सकता है। दोनों प्रतिजनों के आधार पर
ब्लड ग्रुप को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 4 भागों में बांटा जा सकता है। इसके 4 भाग प्रमुख निम्नानुसार है। पहला है ए ब्लड ग्रुप, जिसमें केवल प्रतिजन ए ही पाया जाता है। दूसरा है बी ब्लड ग्रुप, जिसमें केवल प्रतिजन बी पाया जाता है। तीसरा जो है प्रतिजन वह है, तीसरा जो ब्लड ग्रुप है ए बी ग्रुप। ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर प्रतिजन ए व प्रतिजन बी दोनों ही पाए जाते हैं। और चौथा इसके अंदर ओ ब्लड ग्रुप, जिसमें कोई प्रतिजन नहीं पाया जाता है। इसमें कोई प्रतिजन नहीं होता है। इसके अलावा एक अन्य प्रतिजन भी पाया जाता है, जिसका नाम है आर एच प्रतिजन। आर एच प्रतिजन, इसकी विशेषता होती है जिन सजीवों में आर एच कारक उपस्थित होता है उसे आर एच धनात्मक कहते हैं। ये 2 प्रकार का हो गया। इसे आर एच धनात्मक कारक कहेंगे, जिसमें आर एच प्रतिजन पाया जाता है। जिसमें नहीं पाया जाता है उसे आर एच नेगेटिव कारक कहेंगे। ठीक है। इसके बाद में वापस देख लीजिए, प्रतिजन ए और प्रतिजन बी के आधार पर ब्लड ग्रुप को हमने कुल मिलाकर के 4 भागों में बांटा। ए ब्लड ग्रुप ए प्रतिजन, बी ब्लड ग्रुप बी प्रतिजन, ए बी ब्लड ग्रुप प्रतिजन ए तथा प्रतिजन बी दोनों ही होंगे, और ओ ब्लड ग्रुप के अंदर कोई प्रतिजन नहीं होगा। आर एच जो धनात्मक कारक होता है, विश्व की लगभग 85% जो पॉपुलेशन है उसके ब्लड के अंदर 85% जो पॉपुलेशन है उसके अंदर जो है आपके आर एच धनात्मक प्रतिरक्षी मौजूद रहता है या पाया जाता है। इसके अलावा आगे हम अध्ययन करेंगे रक्त के प्रमुख कार्यों के बारे में। हमने पहले अध्ययन कर लिया था, एक बार फिर से देख लेते हैं। रक्त हमारे शरीर के पीएच मापदंड को संतुलित रखता है। रक्त हमारे शरीर के तापमान को संतुलित रखने का कार्य करता है। जो रक्त होता है वह उपयोगी पदार्थों का पूरे शरीर में परिवहन करता है और अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स और विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स को शरीर के समस्त भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसके अलावा यह जो ब्लड है वो हमारे शरीर के अंदर चोट लगे हुए स्थानों पर रुधिर का धक्का जमाने और विभिन्न प्रकार के रोगों से बचने के लिए प्रतिरक्षा संबंधी कार्य भी करता है। इसके आगे की जो कड़ी है उसके अंदर अपन अध्ययन करेंगे वो है उत्सर्जन तंत्र। अब हम मानव उत्सर्जन तंत्र के विषय में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे उत्सर्जन की परिभाषा कि उत्सर्जन किसे कहते हैं। हमारे प्रोटीन के उपापचय से अनेक प्रकार के नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है। अन्य अपशिष्ट पदार्थों की अपेक्षा नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ शरीर के लिए विशेष रूप से घातक माने जाते हैं। इन नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर में से समय समय पर बाहर निकाला जाना अत्यंत आवश्यक है। तो सबसे पहले मैं अपनी हेडिंग लगा देता हूं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। अगला हमारा पॉइंट है उत्सर्जन तंत्र। तो सबसे पहले उत्सर्जन की परिभाषा पढ़ेंगे कि उत्सर्जन किसे कहते हैं। प्रत्येक सजीवों के अंदर नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है। नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ ये पदार्थ जो होते हैं वो प्राय विषैले होते हैं, जिन्हें समय समय पर शरीर से बाहर निकाला जाना अत्यंत आवश्यक है। इन्हें जो निकालने का कार्य है वह जिन
अंगों के समूह द्वारा किया जाता है। इन्हें निकालने का कार्य जिन अंगों के समूह द्वारा किया जाता है उसे हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। अब इस उत्सर्जन तंत्र के अंदर कई प्रकार के अंग महत्वपूर्ण रूप से आते हैं, जैसे कि हमारी त्वचा एक उत्सर्जन तंत्र के रूप में कार्य करती है, जो पसीने एवं नमक या अन्य खनिज लवणों को शरीर से बाहर निकालने में मदद करती है। उसके बाद हमारे जो फेफड़े होते हैं वो CO2 गैस को, जो कि एक अपशिष्ट गैस है, इसे बाहर निकालने का कार्य करते हैं। हमारा जो यकृत है वह यूरिया एवं यूरिक अम्ल जैसे अपशिष्ट पदार्थों को शरीर में से बाहर निकालने का कार्य करेगा। ठीक है, त्वचा, फेफड़े और यकृत ये हमारे प्रमुख रूप से अपशिष्ट पदार्थ को निकालने वाले अंग हैं। इसके अतिरिक्त हमारे शरीर में पाया जाने वाला मलाशय, जो अपचित भोजन को किस रूप में, मल के रूप में बाहर निकालने का कार्य करता है। ठीक है, अब उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत हम ऐसे प्राणियों का अध्ययन करेंगे जो अलग अलग प्रकार के पदार्थों को या विषैले पदार्थों को उत्सर्जित करते हैं। इसके अंदर अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करने वाले प्राणियों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। वे 3 भाग निम्नलिखित हैं। सबसे पहले इसके अंदर हम अध्ययन करेंगे वो है अमोनोटेलिक सजीव। अमोनोटेलिक सजीव ऐसे सजीव जो अमोनिया गैस को विषैली गैस के रूप में सीधे ही वातावरण में उत्सर्जित कर देते हैं। अमोनिया गैस को सीधे ही वातावरण में उत्सर्जित कर देते हैं। अब इनके उदाहरण कौन कौन से वो देख लेते हैं। इनमें मुख्य रूप से समुद्री जीवों एवं कुछ मछलियों को, घोंघे को आदि को सम्मिलित किया जा सकता है, जो सीधे ही अमोनिया को विषैली गैस के रूप में वातावरण में निष्कासित कर देते हैं। सेकंड नंबर पे है यूरियोटेलिक। ऐसे सजीव जो अमोनिया गैस को यकृत के माध्यम से यूरिया में परिवर्तित कर देते हैं। अमोनिया गैस को यूरिया के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें यूरियोटेलिक सजीव कहा जाता है। इसमें भी कुछ मछलियों को, कुछ सरीसृप, कुछ स्तनधारियों को सम्मिलित किया जा सकता है। स्तनधारी सजीवों को इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे यूरिकोटेलिक सजीव। जो तीसरा पॉइंट है वो यूरिकोटेलिक सजीव। ये किसे कहते हैं? ऐसे सजीव जो यूरिया को यूरिक अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं और यूरिक अम्ल के साथ में जल की अल्प मात्रा को सम्मिलित कर दिया जाता है इसके अंतर्गत,
यूरिक अम्ल को पेस्ट के रूप में या छोटी छोटी पेस्ट की गोलियों के रूप में उत्सर्जित किया जाता है, उसे यूरिकोटैलिक सजीव कहा जाता है। इसमें ज्यादातर सरीसृप वर्ग और पक्षी वर्ग के सजीवों को सम्मिलित कर सकते हैं। यूरिकोटैलिक में सजीव में सरीसृप वर्ग, पक्षी वर्ग के सजीवों को शामिल किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि उत्सर्जन के आधार पर मुख्य रूप से 3 प्रकार के सजीव होते हैं। एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। इसमें सर्वप्रथम आएगा आपके अमोनोटैलिक सजीव, जो वातावरण में सीधे ही अमोनिया गैस को उत्सर्जित कर देते हैं, जिसमें समुद्री जीवों, मछलियों तथा घोंघा, सिप एवं शंख आदि सजीवों को शामिल किया जा सकता है। सेकंड नंबर पे यूरियोटैलिक सजीव, ऐसे सजीव जो अपने यकृत के माध्यम से अमोनिया गैस को यूरिया में परिवर्तित कर देते हैं, जैसे मछलियां और स्तनधारी सजीव। मनुष्य भी इसमें सम्मिलित है। फिर अगला तीसरा यूरिकोटैलिक सजीव, ऐसे सजीव जो कि यूरिक अम्ल के रूप में, यूरिक एसिड के रूप में शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित कर देते हैं। इसमें मुख्य रूप से सरीसृप वर्ग, पक्षी वर्ग के सजीवों को सम्मिलित किया जा सकता है, जो कि यूरिक अम्ल को छोटी छोटी गोलियों के रूप में या जल की अल्प मात्रा के रूप में निष्कासित कर देते हैं। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी आगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।